तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एग्रीकल्चर, क्रॉप और बायोलॉजी दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रॉप का और एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। एक क्वेश्चन पहले देते हैं और उस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप्स produced plant breeding are called जी। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है समान जीनोटाइप वाले पौधे से पादप प्रजनन को क्या कहते हैं? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। क्या कहना चाह रहा हमारा क्वेश्चन की भैया, समान जीनोटाइप वाले पौधों से पादप प्रजनन को क्या कहते हैं? तो क्या स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन। क्या स्टूडेंट्स, इसे हम लोग, ठीक है, हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। क्या इसे हैप्लॉइड कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स, इसे ऑटोपॉलीप्लॉइड के नाम से जाना जाता है? ऑटोपॉलीप्लॉइड। या स्टूडेंट्स, इसे जीनोम के नाम से जाना जाता है? जीनोम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? और क्या आपको करेक्ट आंसर लग रहा है, आप मैसेज करके बता सकते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन डी के साथ भी जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन डी, इसका मतलब है कि आप लोगों को अभी नहीं मालूम है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, ठीक है, क्रिस मूवी देखा है? बोले यस सर, क्रिस मूवी हमने देखा हुआ है। ठीक है, क्रिस मूवी में क्या होता है सर? क्रिस मूवी में जो विलन रहता है विवेक ओबराय, वो क्या करता है, क्या बनाता है? तो सर, वो समान डीएनए रखने वाले कुछ लोगों को ताकत प्रदान करता है। देखा है क्या? मूवी वगैरह देखा होगा? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। फिर एक रोबोट मूवी भी आई थी बीच में। रोबोट मूवी में जो रजनीकांत है, वो अपने ही जैसे बहुत सारे रजनीकांत को बनाता है। हालांकि वो क्या थी, एक मशीन थी, वो मशीन से बनाता है। ठीक है, लेकिन क्रिस मूवी और ये दोनों को यदि आप कंबाइन कर दो तो क्या तैयार हो जाते हैं? तो सर, इसमें क्लोन तैयार होते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं। क्लोन में क्या होता है? एक समान होते हैं देखने में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, हूबहू फोटोकॉपी। कुल मिला के क्या होना सर? क्लोन तैयार करने का मतलब क्या होता भैया? क्या तैयार हो रही? कुल मिला के एक प्रकार की फोटोकॉपी तैयार हो रही, जो दिखने में कैसी है, एक समान होती है। तो बोले यस सर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीनोटिपिक। उसे क्या कहा जाता है? जीनोटिपिक या जीनोटाइप। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है हमारा फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीजें होती हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब दोनों को समझते हैं पहले, फिर इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, ऑटोपॉलीप्लॉइड क्या होता है और जीनोम क्या होता है, ये टॉपिक भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेम पौधे हम तैयार करते हैं। बोले सर, क्लोन तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हो? तो स्टूडेंट्स, यदि मान के चलो आपके घरों में, ठीक है, एक आम का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है आपके यहां आम का। बोलिए सर, लगा है, आम का एक पेड़ लगा हुआ है हमारे यहां। तो फ्रेंड्स, क्या किया आप लोगों ने? सर, बारिश के मौसम में या गुलाब का पौधा लगा है, तो हम क्या करते हैं? तो सर, यहां पर हम क्या करते हैं, इस कलम को तोड़ देते हैं और जमीन पर क्या कर देते हैं, एक मिट्टी का वो लेते हैं, ठीक है,
मिट्टी का एक पॉड लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, उस कलम को लगा देते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, जैसा ये पौधा था क्या वैसे ही एक नया पौधा तैयार हो जाता है क्या हमारा क्लोन जैसे? बोलिए यस सर, बिल्कुल उसी के जैसे हमारा क्या हो जाता है, एक पौधा तैयार हो जाता है। तो ये क्या हुआ, तो सर ये इसे तो हम लोग बडिंग कहते हैं, इसे तो हम लोग बडिंग कहते हैं, क्या ये बडिंग है? बोलिए यस सर, बिल्कुल बडिंग है। तो फिर क्लोन क्या है? यदि ये हमारी बडिंग है तो फिर हमारा क्लोन क्या है जी? यदि आपसे क्लोन प्लांट के बारे में पूछ लिया जाए कि भैया क्लोन वाले प्लांट जो हैं वो कैसे तैयार होते हैं, जरा बताइए क्लोन प्लांट कैसे तैयार होते हैं? किसे कहा जाता है क्लोन प्लांट? जी, तो स्टूडेंट्स इससे हम नए जो प्लांट तैयार करते हैं, जो बडिंग है ना, बडिंग किसका एग्जांपल है सर? क्लोन प्लांट का ही एग्जांपल बडिंग को माना जाता है। यदि आप लोगों के पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये कुल मिला के एक प्रकार की क्या है सर, ये बडिंग ही जो है सर एक प्रकार का क्या होता है सर, क्लोन होता है हमारे। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। प्रोपोगेटिंग किया जाता है, इसमें कटिंग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, कटिंग कर देते हैं, कटिंग करके क्या कर देते हैं, एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसी के जैसे हुबहू वही पौधा होता है कि नहीं होता है? बोले यस सर, बिल्कुल होता है। तो अब हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, जीनोटाइप तो समझ में आ गया हमें, क्लोन भी समझ में आया, क्लोन कैसे तैयार होते हैं। तो जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का हमारा, ठीक है, उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट्स हमारा, वो स्टूडेंट्स हमारा जीनोटाइप। और इसी का एक और टॉपिक है हमारा फिनोटाइप। तो अभी जीनोटाइप पर बात करेंगे, जीनोटाइप क्या होता है जी, जीनोटाइप में कैसे पौधे आते हैं। एनीवन कोई बताना चाहता है कि जीनोटाइप में कैसे पौधे आते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स जीनोटाइप का मतलब होता है जीन। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है सर, जीन। तो जीन का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपके शरीर में जो जीन आए हुए हैं, जो गुणसूत्र आए हुए हैं, वो किसके जैसे हैं? तो सर ये हमारे वंशानुगत हैं, इनमें कोई परिवर्तन होगा क्या? बोले सर नहीं होगा। आपने देखा होगा जिन पेरेंट्स के बाल झड़ते हैं उनके बच्चों के भी झड़ते हैं, उनके दादा के भी कभी ना कभी बाल जो है हेयर फॉल हुआ होगा, या आपके फैमिली में सबकी हाइट ज्यादा ऊंची है तो आपकी हाइट भी ज्यादा ही ऊंची होगी, या मम्मी पापा या दादा दादी जो है काफी ज्यादा यदि, ठीक है, ब्यूटीफुल रहे होंगे, हैंडसम रहे होंगे, तो आने वाली संतान भी काफी जो है सुंदर निकलती है। बोले यस सर, बिल्कुल होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा आर्मी में या, ठीक है, बीएसएफ में जो वैकेंसी निकलती है उसमें रहता है राजपूत रेजिमेंट, उसमें होता है गोरखा रेजिमेंट। बोले यस सर। तो ये क्यों होते हैं, तो सर वो वैसे लोग रहते हैं, जैसे हम लोग गोरखा लोगों को भरते हैं, नेपाली लोगों को यदि भरते हैं तो पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो ये पहाड़ों में हम लोग नहीं चढ़ सकते उतनी इजी तरीके से, उनकी हाइट छोटी रहती है तो वो आसानी से चढ़ जाते हैं पहाड़ पर। तो उनमें जीन वैसे ही हैं, तो ये जीन के आधार पर है, ये पैतृक है, ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके जैसे किसी के परिवार में यदि कोई गाने बजाने वाला यदि रहा हो, जैसे दादा दादी यदि कोई, ठीक है, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो उनके बच्चों में भी ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत संगीत जरूर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? मैसेज कर कर आप बता सकते हैं। बढ़िया सर, तो ये जीन्स हैं, ये नहीं जाते, ये रहेंगे ही रहेंगे, भले वो उतना अच्छा ना कर पाए, भले ही दादा दादी बहुत अच्छे गाते हों, वो मतलब नेशनल लेवल के जो हैं वो गायक कलाकार हों, या क्रिकेटर हो, कोई भी फील्ड में हो, गेम्स में हो, किसी में भी हो, तो आने वाली संतान को थोड़ा बहुत जरूर आएगा, लेकिन उस फील्ड में उनको नॉलेज होता है, तो वो जीन्स का खेल है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग डेफिनेशन के साथ यदि हम चलेंगे तो डेफिनेशन होती है दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द organism as in the form as in the form
of genes in the DNA and remains the same throughout the life. क्या कहना चाह रहा है भाई? जीनोटाइप किसे कहा जाता है? जीनोटाइप का मतलब होता है जीव की वंशानुगत डीएनए, ठीक है, जीव की वंशानुगत जानकारी, ऐसा लिख लेते हैं, वंशानुगत जानकारी डीएनए में जीन के रूप में एकत्र होती हैं, जो जीवन भर एक समान होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके, ठीक है, आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये पौधा लगा हुआ है, ये सबसे पुराना पौधा आपके यहाँ कोई, ठीक है, किसका लगा हुआ है? आम का लगा हुआ है या इमली का लगा हुआ है, किसी का भी लगा हुआ एक पौधा मान के चलिए आप लोग, या मान लो भैया एक हमारा क्या लगा हुआ, मेज लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है मान के चलिए, कोई भी, गेहूं है, मक्का है, मस्टर्ड, सरसों ले लो, जो भी है। अब स्टूडेंट्स, इसी का क्लोन तैयार करके किसने ले जा लिया? जैसे मान चलो इसका एक क्या हुआ, ठीक है, एक आम जो है, एक आम का जो किसने ले गया? पाकिस्तान वालों ने ले जा लिया, या चाइना वालों ने ले जा लिया, या अमेरिका वालों ने ले गया, और उसके जो, ठीक है, गुठलियां थी उसको लगा दिया उन्होंने, आम की गुठली को, और एक पौधा तैयार कर लिया वहां पर। जब सर्वे हुआ कि भैया आम की उत्पत्ति कहां हुई है, जब सर्वे हुआ, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है टॉपिक, जब हमें पढ़ना है कि भैया आम का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन से देश में है, या आपसे पूछ लिया जाए कपास का उत्पत्ति स्थान कौन से देश में है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन से देश में है, चना का उत्पत्ति स्थान कौन से देश में है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन से देश में है, तो ये उत्पत्ति स्थान कैसे बने, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं धीरे से। तो फ्रेंड्स, मान चलो आम को पहली बार जो है वो कहां देखा गया? इंडिया में देखा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? तो सर, आम की जो वेराइटियां हैं, ठीक है, आम की जो सबसे पुरानी वेराइटियां हैं, उसका संबंध जो है इसके जो फल लगेंगे, जब इसमें भी फल लगेंगे तो उससे परीक्षण करेंगे, यहाँ के इंडिया के फलों के टेस्ट जो है सैंपल लिए जाएंगे, यहाँ के सैंपल लिए जाएंगे, तो जो पैतृक होगा, ठीक है, उसमें पुराने जीन्स मिलेंगे, जो नया होगा इसमें न्यू जीन्स मिलेंगे। तो समझ में जाएगा कि भैया जो न्यू जीन्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके रहे होंगे? पुराने वाले के रहे होंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि भैया ये पुराना है और ये नया है। बोले सर कैसे? तो इंसानों में भी आपने सुना होगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, होता ना अक्सर, आपने देखा होगा कई केस आते हैं, या पिक्चरों में कई बार आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में, ठीक है, या कोई जैसे कुंभ के मेले में खो जाता था, तो पहले क्या करते थे, ठीक है, कोई निशान वगैरह रहता था शरीर में, तो बोले ये मेरा बेटा है जो 25 साल पहले कुंभ के मेले में खो गया था, ऐसा होता है? बोले यस सर बिल्कुल होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है? आज के समय में डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि भैया ये हमारे ही परिवार का बच्चा है या नहीं है। नहीं तो पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो बच्चा ले जाएगा झूठ बोल के कि मैं आपका बेटा हूं। ऐसा होता है? बोले यस सर डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, डीएनए टेस्ट में पूरे वंश की जानकारी मिल जाएगी आपके ब्लड रिपोर्ट से। तो इंसानों की यदि हम बात करें, जैसे यदि हम, ठीक है, किसी की भी बात करें, तो स्टूडेंट्स जैसे हम यदि इंसानों की बात करें, ह्यूमन की भी यदि हम इसमें बात करें, मानव की यदि हम बात करें, तो हमारा भी गुणसूत्र लिखा जाता है। बोले यस सर हमारा भी गुणसूत्र लिखा जाता है। कितना होता है हमारा गुणसूत्र? सर हमारा गुणसूत्र 2n = 46 होता है। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सर उसमें पाया जाता है डीएनए। डीएनए को कैसे चेक करेंगे? तो सर उसमें मौजूद क्या होते हैं? सर उसमें मौजूद जीन्स होते हैं। डीएनए से छोटा कौन होता? सर जीन होता, जीन्स। हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारे जीन्स हमारे जीन्स से मिलते जुलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है,
आप लोगों की सभी लोगों से दोस्ती होती है क्या? जी बताइए, क्या जैसे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्या उन सभी बच्चों से आपकी दोस्ती होती है उतनी सही? बोले सर नहीं, उतनी सही दोस्ती तो सबसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती? आपकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होती है जिनके कुछ जीन्स आपसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, बोले यस बिल्कुल ठीक। हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके और सामने वाले के जो बिहेवियर हैं एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे रहेंगे? जब जीन्स आपके क्या हो, सिमिलर हो, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, जीन्स से छोटा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा एलिल्स, सुना क्या एलिल्स? एलिल्स सुना है? बोले यस सर बिल्कुल हमने सुना हुआ एलिल्स। जीन्स से छोटा क्या होता है? एलिल होते हैं, एलिल। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे गुणसूत्र दिखाते ना वो, ऐसे वाले गुणसूत्र आपने देखा होगा, इस तरीके से दिखाते हैं वो गुणसूत्र बने ऐसे। बोले यस सर बिल्कुल। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो जीनोटाइप क्या होते हैं? तो सर जीनोटाइप जो है तो सर समान जीन को बताते हैं, हमारे शरीर में मौजूद समान जीन्स को बताते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब और इसमें डिटेल पूछा जाएगा। ये शरीर के अंदर होंगे या ये शरीर के बाहर होंगे? सोच के बताइएगा। ये शरीर के इनसाइड द बॉडी होंगे या आउटसाइड द बॉडी होंगे? कहां होंगे? जीनोटाइप जो होगा, जीनोटाइप मतलब जीन, तो ये कहां होंगे? शरीर के अंदर होंगे या शरीर के बाहर होंगे? सर पॉइंट नंबर सेकंड, जीनोटाइप में ये कहां होते हैं? सर ये पेड़ पौधों के, इंसानों के, जानवरों के कहां पाए जाएंगे? सर शरीर में पाए जाएंगे। प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसलिए तो हमसे गुणसूत्र पूछा जाता है। गाय का गुणसूत्र क्या है? ठीक है, भैंस के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र पूछा जाता है, क्योंकि गुणसूत्र का संबंध जो है वो किससे है? सर जीनोटिपिक से है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है, मौजूद सभी पेड़ पौधों में एक समान रहेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। जैसे मक्का का कोई पौधा है तो उसमें मक्के की वैरायटी हम बोलते हैं ना भैया, मक्के की वैरायटी, वैरायटी का मतलब क्या होता है कि भैया वो एक ही जीन से चली आ रही है। मक्के की जो वैरायटी आप लगा रहे हो, कोई भी वैरायटी लगा रहे हो, तो वो एक ही जीन्स है उसमें। दूसरी वैरायटी लगाओगे तो उसमें जीन्स में फर्क आ जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये हमें कहां देखने के लिए मिलेंगे? शरीर के ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये हमें देखने के लिए मिलेंगे? जी, कैसे पहचान करेंगे कि यही होगा? जीनोटाइप इससे पहचान कर लेंगे। जी, नॉर्मल पहचान करना है आपको। क्या स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप से पहचान हो सकती है? ब्लड ग्रुप से आपको बिना उसके डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ठीक है, नॉर्मली पहचान करना है तो सिंपल तरीके से आप भी पहचान कर सकते हैं क्या नॉर्मली? बोले हाँ सर, नॉर्मली पहचान हो जाती है ब्लड ग्रुप से, रक्त समूह से। नॉर्मली कोई भी जो डॉक्टर है, ठीक है, जैसे हमें ज्यादा कोई हाई फाई डॉक्टर के पास नहीं जाना, नॉर्मली डॉक्टर भी बता देगा ब्लड ग्रुप से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स आंखों से भी पहचान हो जाती है? जो हमारे घर के थोड़े से बड़े बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, वो कई बार क्या कहते हैं, बोले आप उसके बेटे हो क्या, आप उसकी बेटी हो क्या? आंखों से देख के पहचान लेते हैं, तुम्हारी आंखें बोले उसके जैसी लग रही, क्या तुम उसके बेटे हो, क्या तुम उसकी बेटी हो? बता देते हैं क्या? क्या ये हम लोग जो कलर होता है नॉर्मली, ठीक है, आई कलर या आइस से, बस आइस आंखों का रंग, या सिर्फ आंख बस बोल दो,
जो हमारा कलर होता है, आई कलर हो गया, या सब जो नॉर्मल जो हमारा रंग होता है, रंग, क्योंकि रंग जो है माता पिता के जैसी जाएगा। यदि आपके माता पिता यदि गोरे हैं तो आप भी गोरे पैदा होने वाले हो। यदि आपके माता पिता में से कोई भी यदि एक ज्यादा काला हुआ, ठीक है, तो आपका रंग जो है वो दोनों का फिर कॉम्बिनेशन निकलेगा। या आप मम्मी की तरफ चले जाओगे तो काले पैदे हो जाओगे, पापा की तरफ चले जाओगे तो गोरे हो जाओगे। जैसा भी है, जो भी आपके परिवार में काला गोरा है, ठीक है, किसी एक की तरफ ज्यादा चलेगा तो उसका रंग आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे बाहर तो नहीं जाओगे आप, कि आप जैसे आपके मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं, इंडिया के जैसे, इंडिया में जो चेहरा है फेयर चेहरा उसके जैसे दिखते हैं, तो क्या आप जो है, जैसे अमेरिका में बच्चे पैदा होते हैं कुछ ज्यादा ही ब्राइट कलर होता है उन लोगों का, क्या वैसे हो जाओगे? क्या फिर जो है वो वेस्ट इंडीज तरफ वाले जैसे ब्लैक काले पैदा हो जाओगे? बोले सर नहीं, जो हमारे माता पिता का रंग रूप है हम लगभग उसी के जैसे आते हैं। और हमारा जो कट वगैरह भी होता है, हमारी जो बनावट भी होती है, वो हमारे मम्मी पापा किसी ना किसी से मिलती जुलती रहती है। या तो वो हमारे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं उनके वंश से मिलती जुलती रहेगी। यदि आप मम्मी के ऊपर जाओगे तो आपके मामा पक्ष से मिलती जुलती रहेगी। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी बनावट मामा के जैसे हो जाए, या फिर नाना जी के जैसे, नानी जी के जैसे हो जाए। बोले यस सर, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है क्या? बोले जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि हम चर्चा करेंगे आपसे, तो क्या स्टूडेंट्स हाइट भी जो है एक ऑप्शन है। हाइट भी हमारे फैमिली के हिसाब से ही बढ़ेगी। यदि मम्मी पापा की ऊंचाई है तो क्या हमारी भी ऊंचाई रहेगी? बोले यस सर, बिल्कुल, एक ऑप्शन ये भी बनेगा। चलिए, एक ऑप्शन ये भी होता है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस। जी, वंशानुगत या अनुवांशिक ऐसा बोल सकते हैं, वंशानुगत रोग, वंशानुगत रोग। ये भी एक स्ट्रेन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वंशानुगत रोग। यदि आपके दादा दादी को, पापा जी को यदि शुगर की बीमारी है तो 90% चांस है कि आपको वो वंशानुगत रूप से मिल सकती है। आपके मम्मी पापा को यदि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी XYZ बीमारी है, चाहे वो पल्स वगैरह हो जाए हमारी, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, तो वो मिल सकती है क्या वंशानुगत? बोले हाँ सर, बिल्कुल मिल सकती है। इसीलिए तो कुछ धर्म में यह भी माना गया है कि क्लोज रिलेशनशिप में शादी नहीं करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने जो धर्म के हिसाब से जो बनाया है, वो क्यों बनाया गया था कि क्लोज में शादी नहीं करना है। मतलब मामा के बेटे से शादी नहीं करना है, मामा की बेटी से, चाचा की, सगे चाचा की बेटी से शादी नहीं करना है, सगे चाचा के लड़के से शादी नहीं करना है, बुआ के, ठीक है, या हमारे जो क्लोज रिलेटिव है उनसे शादी नहीं करना है। घर वाले बोलते हैं ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्लोज में शादी नहीं होगी। क्यों नहीं करने देते शादी क्लोज में? यदि आप क्लोज में शादी करोगे तो आपके जो डिसऑर्डर जो चल रहे हैं, आपके जेनेटिक में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि आप और जिससे आप शादी कर रहे हैं वो एक ही वंश के हैं, आपका जो, ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक ही कुटुंब परिवार के हो आप, यदि आप क्लोज में कर रहे हो, ठीक है, तो वंशानुगत वो आपको रोग मिल सकता है। ठीक है, यदि आपको हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है आपके वंश में, तो यदि आप उसी वंश के किसी लड़के से, लड़की से शादी कर रहे हैं तो पक्का है कि आपका भी हेयर लॉस होगा। या यदि आप हाइट में प्रॉब्लम है तो आपकी भी हाइट रुक जाएगी। यदि आपकी हाइट ज्यादा है आपके वंश में और यदि आप उसी में शादी कर रहे हैं तो आपकी भी हाइट बढ़ के निकल सकती है। तो जो भी रोग होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए हमें कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा दूर में शादी करते हैं, मतलब क्लोज वाली रिलेशनशिप में शादी नहीं होती है, दूर में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका वंश अलग होगा, जो ए नाम का है मान के चलो, उसका वंश अलग होगा, और आप बी हो मान के चलो, तो आपका वंश अलग है। जब ये दोनों वंश मिलेंगे तो इनकी बीमारी इनको नहीं लग पाएगी, इनकी बीमारी इनको नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। वो जो बच्चा पैदा होगा तो उसको चांसेस है कि भैया वो ए भी बनेगा, मान के चलो ए और बी दोनों का प्रोडक्ट ए भी बनेगा। तो इसमें इसके भी गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे, तो दोनों के गुण हावी नहीं होंगे, तो इसलिए इसको बीमारी नहीं लगेगी, इसको बीमारी नहीं लगेगी।
और पहचान यदि हमें करना है तो जब हम इसका क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो उसमें मम्मी के जैसे भी गुण मिलेंगे, उसमें पापा के जैसे भी गुण मिलेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया सर, वो हमारा हो गया जीनोटाइप। वैसे ही पौधों में किया जाता है, वैसे ही किसमें किया जाता है, पौधों में किया जाता है। वैसे ही किसमें किया जाता है, एनिमल में किया जाता है। वैसे ही किसमें किया जाता है सर, ह्यूमन में किया जाता है। डीएनए टेस्ट जो बनाया गया है वो पूरा का पूरा जीन्स पर डिपेंड है, जीनोटाइप पर डिपेंड है, क्योंकि इसमें समान गुणधर्म मिलेंगे जो वंशानुगत चले आ रहे हैं। आपके वंश में जो गुणधर्म है वो सेम टू सेम चले आ रहे हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये सभी की सभी चीजें किस पर डिपेंड होती हैं सर, जीन्स पर डिपेंड होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसी का अपोजिट वाला, जीनोटाइप के अपोजिट वाले को जरा देख लेते हैं। जीनोटाइप के अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, इसके अपोजिट वाले को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टूडेंट्स फिनोटाइप क्या चीज होती है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए फिनोटाइप क्या है और ये किन चीजों पर बेस्ड है, क्या ये इंसानों के जीन्स पर बेस्ड है, तो बोले सर नहीं। पॉइंट बहुत इजी है, देखिए दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन organism which are visible are known as phenotype। जी, किसी जीव के वे लक्षण जो दिखाई देते हैं, जो हमें क्या हो जाते हैं, हमारी नॉर्मल आंखों से भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, किसी जीव के वे लक्षण जो दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। उन्हें फिनोटाइप मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं जिसे हम लोग देखकर बता सकते हैं। तो सर देखकर हम क्या बता सकते हैं जी, क्या स्टूडेंट्स किसी का जो वजन है ये क्या सबका सेम हो सकता है, बताइए। मतलब फिनोटाइप जो है वो जीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में आपके पापा का वेट भले ही कम हो लेकिन आपका वेट जो है वो ज्यादा हो सकता है। वेट पर किसी का कोई रोक टोक है क्या, बताओ, क्या उसका कोई जीन से कोई संबंध है, क्योंकि वो फिनोटाइप है। वेट किसी का भी कम ज्यादा कभी भी हो सकता है, हाँ या ना। वजन, बोले हाँ सर वजन हो सकता है। चलिए, जैसे आपके पापा हैं, जैसे आपकी मम्मी है, क्या आप हूबहू वैसे ही हो, क्या आप 100% फोटोकॉपी हो जी, 100% है आप वैसे हूबहू, बोले सर नहीं हूबहू तो नहीं है। तो जो वेट है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा बाहरी आवरण है, ठीक है, वो हमारा कैसे है, तो सर वो हमारा अलग है। वो कैसे हमारा सर अलग है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, बोल सर ये अलग कैसे, सर ये हमारी फिजिकल बॉडी जो सर ये अलग कैसे है, या हमारा जो वेट है वो अलग कैसे है। अब मान के चलिए आप जो है वो कहां पर पैदा हुए, आप पैदा हुए हैं मिडिल इंडिया में, मिडिल इंडिया में पैदा हुए, आप मध्य में पैदा हुए, जैसे आप मान चलो बिहार है, यूपी है, गुजरात है, आपका एमपी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां पैदा हुए। और पैदा होने के बाद में कुछ समय बाद में आपको कहां पहुंचा दिया जाए, साउथ पहुंचा दिया जाए कि जाओ भैया तुम्हारे दक्षिण में जो है, ठीक है, रिलेटिव रहते हैं, तुम वहां रहो और वहीं पर रहकर पढ़ाई करना। तो आप जो है, आपका चेहरा यहां पर मान चलो फेयर था, फेयर मतलब नॉर्मल था, ठीक है, बढ़िया था, फेयर चेहरा था, साफ, ठीक है, ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले,
फेयर चेहरा था, साफ वाला, बिल्कुल। तो साउथ जाने के बाद में आपके चेहरे में क्या परिवर्तन आएगा? क्या आप काले हो सकते हैं? चांसेस हैं काले होने के? साउथ वाले लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। बोले हाँ सर बिल्कुल, साउथ वाले लोगों को हमने देखा है। चलिए, अब मान के चलो आप लोगों के कोई रिलेटिव जो हैं वो अमेरिका में है, अमेरिका में है कोई, या मान के चलो आपके जो है वो क्या है, आपको कहां पहुंचा दिया जाए? नॉर्थ में पहुंचा दिया जाए। जी, आपको कहां पहुंचा दिया जाए? उत्तर में पहुंचा दिया जाए, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ये हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो क्या होगा? तो सर यहां पर हमेशा जो है वो वातावरण ठंडा रहता है, और ठंडे मौसम में आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो अमेरिका तरफ के, ब्रिटेन तरफ के लोगों को आपने देखा है, आप यदि जाके आओगे ना तो आपका चेहरा भी इतना ही फेयर होगा। ठीक है, वहां जब आप जाओगे तो 2 महीने 3 महीने बाद में आप अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं इतना सुंदर हो सकता हूं क्या। नहीं, जो काले होंगे वो बात अलग है, वेस्ट इंडीज वाले कहीं भी जाके रह लें वो हमेशा काले ही रहेंगे, क्योंकि उनके जीन्स में वैसा ही है, क्योंकि मम्मी भी काली पापा भी काले, तो बनने वाला प्रोडक्ट वो भी काला। लेकिन आप फेयर थे, आप फेयर थे, इस कारण से आपके शरीर में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऊपर जाकर क्या हो जाओगे? सर ऊपर जाकर हमारे चेहरे में क्या आ जाएगा? और फेयर आ जाएगा, और ग्लो आ जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारे चेहरे में? सर और ग्लो आ जाएगा, और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे हम, चमक ज्यादा आ जाएगी। क्यों आई? तो सर इसका जो प्रभाव है, फिनोटाइप जो है, ये किसके कारण बदल रहा है? किसके कारण बदल रहा है? तो सर ये अफेक्टेड हो रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण से। किसके कारण से इसमें परिवर्तन आ रहा है? तो सर जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है मौसम में, उसके कारण क्या हो रहा है? फिनोटिपिक बदल जाता है। चलिए, जीनोटिपिक बदल जाएगा क्या? आपके मम्मी पापा के जो जीन्स आपके शरीर के अंदर आ गए हैं, आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर जाकर रहकर आ जाओ, क्या वो बदल जाएंगे? तो सर जीनोटिपिक नहीं बदलते हैं। जीनोटाइप जो होता है सर, जीनोटाइप का मौसम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। लेकिन लेकिन जो हमारा फिनोटिपिक होता है, इस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं बेटा। ठीक है, ये पौधों के ऊपर भी डिपेंड है, अभी बताऊंगा मैं कैसे। इट इज अफेक्टेड बाय जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जी, क्या कहा जा रहा है? तो फिनोटाइप, फिनोटाइप किसके आधार पर बदल जाता है? तो सर जो वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर क्या हो जाता है? इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो फिनोटाइप क्या करेगा? जी, फिनोटाइप में जीनोटाइप और पर्यावरणीय पर्यावरणीय परिस्थितियों परिस्थितियों से प्रभावित होगा। फिनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप और पर्यावरणीय परिस्थितियों से क्या होगा सर? प्रभावित होगा। बोलो सर ऐसे कैसे हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, जो मिडिल इंडिया वाले लोग हैं, ठीक है, एमपी वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं, यूपी, गुजरात, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, तो स्टूडेंट्स ये सबसे महंगी चीज जैसे क्या हो रहा है? एप्पल हो रहा है, एप्पल, सेब की खेती हो रही है। सेब की खेती हमेशा महंगी होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देकर जाएगी। तो ये लोग सेब की खेती क्यों नहीं कर सकते? सेब की खेती वाले सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा क्यों कर रहे हैं सेब की खेती? कारण क्या है? मैसेज करो जरा जी, कारण बताओ मैसेज करके, क्या कारण है? सबको मालूम है हर घर में चाय बन रही, चाय हमेशा, चाय कॉफी जो हमेशा महंगी है। चाय और कॉफी जो है बहुत ज्यादा महंगी है या नहीं? बताओ,
यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया चाय कॉफी महंगी है, बोले हाँ है, तो बोले यस सर, टी एंड कॉफी जो है सबसे ज्यादा महंगी है। तो हम लोग चाय और कॉफी क्यों नहीं उगा रहे हैं भाई? चाय और कॉफी की खेती क्यों नहीं कर रहे? प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगा। जी, यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए सर? हमें लगाना चाहिए बादाम लगाना चाहिए, सर हमें काजू लगाना चाहिए, सर वो हमें चंदन लगाना चाहिए, चंदन की खेती करो, चंदन तो बहुत महंगा बिकता है, चंदन बहुत महंगा बिकता है। तो हम लोग क्या ये काजू वगैरह, केशू नट वगैरह की खेती क्यों नहीं कर ले रहे हैं? समझाने के लिए, आलमंड वगैरह की खेती क्यों नहीं कर ले रहे हैं हम लोग? जी, यदि हम लोग जो चंदन सैंडल की खेती क्यों नहीं कर ले रहे हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी बताइए, इनकी खेती क्यों नहीं कर ले रहे हैं भाई हम लोग? तो सर हम इनकी खेती इसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं कि यदि हम इनकी खेती करेंगे तो क्या ये हमारे घर में उतने सही तरीके से हमारे वातावरण में उग सकते हैं क्या? बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या इन पर मौसम का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जी बोलिए सर, बादाम पर भी पड़ेगा। बादाम यदि हम लगाएंगे हमारे तरफ नहीं उगने वाले। यदि हम टी कॉफी की खेती करेंगे तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका वातावरण अलग है। चाय कॉफी के लिए वातावरण जो है वो असम, मिजोरम, नागालैंड इधर वाला जो एरिया है हमारा, मिजोरम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, मणिपुर वाला एरिया, उधर होती चाय कॉफी। बादाम और ये काजू वाला जो एरिया है ये सर हमारा साउथ वाला एरिया, हल्की सी उमस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ऐसे एरियो में होता है। चंदन की खेती, सैंडल की खेती भी इसी एरिया में होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो मौसम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए तो ये क्रॉप में भी आ जाता है, ये बायोलॉजी में भी आ जाता है, क्योंकि इसमें जीन्स की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं से एग्जाम में आपसे पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। जी बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। यहां से पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो आप इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप हैंडल कर सकते हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। ओके, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया और सिंपल तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारी चीजें। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जब भी यदि क्वेश्चन यदि आपको यहां से यदि आए तो आसानी से आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि आसान नहीं होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, जिसमें कहा गया था हैप्लॉइड, एक क्लोन शब्द था, क्लोन मतलब हूबहू फोटोकॉपी बनेगी। ठीक है, हैप्लॉइड क्या होता है? जी, हैप्लॉइड ये क्या चीज है बताइए? आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया हैप्लॉइड क्या होता है, ये कब तैयार किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है हैप्लॉइड? एनीवन जो भी आप जानते हैं आप बता सकते हैं, हैप्लॉइड क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और जुड़ा ये क्रोमोसोम से ही है, इंसानों के, जानवरों के, ठीक है, पेड़ पौधों के क्रोमोसोम पर आधारित है। थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, आसानी से आपको समझ में जाएगा। मैसेज करके बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप लोग, और ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। चलिए, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपसे मैं बात करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्रोमोसोम
नंबर ऑफ व्हीट, जी, गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या है। गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या है। तो जरा बताइए क्या आंसर लिखकर आएंगे आप, जरा ऑप्शन, जो भी आप ऑप्शन देना चाहें, आपकी ऑप्शन को हम लोग आंसर बता देंगे। एनीवन कोई ट्राई करना चाहे, क्या होगा? गेहूं का जो गुणसूत्र संख्या है वो क्या लिखी जाती है? टू एन इक्वल टू 22 लिखी जाती है। ओके, वेरी गुड। और कोई भाई, यदि आप आंसर लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, 2n इक्वल टू 22। और कोई? चलिए, एक ने कहा कि सर 2n इक्वल टू 22 होती है, एक कह रहा 2n इक्वल टू 21 होती है। चलिए, कोई कह रहा 2n इक्वल टू 20 होता है। जी, एक और ऑप्शन दे दे रहे हैं, 2n इक्वल टू जो भी आप लगाना चाहें, क्या होना चाहिए? किस आंसर को आप जो है वो राइट करना चाहेंगे? बेटा विवेक, आप रेड बटन के बाजू में एक ऑप्शन है वीडियो वाला, उसे ऑन ना रखें आप। 2n इक्वल टू 42, जी, वेरी गुड। 2n इक्वल टू 42 तक आप पहुंच गए हैं। एक ने कहा कि सर 2n इक्वल टू 42 लगा देते हैं। चलिए भाई, आपसे गेहूं का गुणसूत्र की संख्या पूछी जा रही कि गेहूं के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। ये नहीं बना मतलब फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। करो पहचान करो। ऑप्शन नंबर जो है, ओके, चलिए, वेरी गुड बेटा। एक से एक बच्चे हैं जो एक से एक आंसर दे रहे हैं। एक ने कहा है कि सर 2n इक्वल टू 24 होगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करेक्ट आंसर लगा के आना चाहेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि गलतियां बहुत जोर शोर से आपसे हो रही है। इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा क्रोमोसोम आपसे पूछा गया है जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मैसेज करके बता दो, पेपर में आया है। जैसे आप यदि मक्का पढ़ोगे, जैसे आपसे मैं कल को क्या पूछ लूं भैया, मक्का पूछ लूं, गेहूं की जगह क्या कर दूं, गेहूं की जगह यदि मैं आपसे मक्का कर दूं, भैया मेज का बताओ, तो मेज का क्या होगा? सर मेज का होता है 2n इक्वल टू 20। ये मेज का है, मक्के का है। 2n इक्वल टू 20 किसका है? सर मक्का का है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। यदि आपसे ज्वार का पूछ लिया जाता, मक्का ज्वार, ज्वार का क्या है, तो सर ज्वार का भी यही गुणसूत्र है। ज्वार देखा है, ज्वार मक्का। बोले यस सर, ये गुणसूत्र है कि नर और मादा दोनों मिला के, नर और मादा दोनों मिला के कितना होता है? सर 20 होता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। और कोई जो आंसर देना चाहे? इन ऑप्शनों में से किसके साथ जाना चाहेंगे? तो स्टूडेंट्स, यदि हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स, इंडिया में जो गेहूं पाई जाती है उसका 2n इक्वल टू 42 होता है। गेहूं जो इंडिया में पाई जाती है उसका 2n इक्वल टू 42 होता है। बोल सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो स्टूडेंट्स, एक होती है वीड वाली, ठीक है, एक क्या होती है सर हमारी, जिससे हम लोग ब्रेड तैयार करते हैं, सुना है ब्रेड वाली? ब्रेड वाली गेहूं आती है अलग से। बोले हाँ सर, उसकी अलग से किस्म लगाना पड़ता है जिससे ब्रेड तैयार की जाती है। एक क्या होती है सर, डूरम वाली होती है, जिससे हम लोग सोजी वगैरह बनाते हैं। आपने सुना सोजी का हलवा? सुना सोजी, सिवैया? सोजी और सिवैया ये कैसे तैयार होती है? सर उसकी वाली गेहूं अलग आती है, उसकी गेहूं अलग आती है। बोले चलो उसका कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो सोजी वाली आती है उसका 2n इक्वल टू कितना होता है? सर 28 होता है, क्योंकि उसका गुण अलग है, इसलिए उसका परिवार अलग है। अभी वही तो बताए हैं आपको, अभी क्या सिखाए हैं?
कि भैया आम आम वही है लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग है, वो अलग अलग परिवार का है, तो उनका रहना खाना पीना अलग अलग है। जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, और आप किसी दूसरे एरिया की लड़की को लेकर आओ शादी करके, या लड़के से शादी करो, तो अलग अलग रहता है खान पान रहन सहन। आपके एरिया के आप आम खा के देखो, पपीते खाकर देखो, कोई भी सब्जियां खाकर देखो, उसका अलग एक टेस्ट रहता है। किसी दूसरे एरिया में जाके देखो क्या परिवर्तन नजर आता है। सर उनके क्या क्या समान रहने वाले हैं? तो सर जीन वही रहेंगे, जीनोटिपिक वही रहेगा, क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा? तो सर जीन्स तो वही रहेंगे, परिवर्तन किस में रहेगा? तो सर परिवर्तन रहेगा उसके फिनोटाइप में, क्योंकि वो है तो वही प्रजाति लेकिन उसका जगह परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया? रंग रूप आकार में परिवर्तन आ गया थोड़ा सा। बोले यस सर। तो गेहूं की अलग अलग वैरायटी होती है, एक होती है 2 = 28 वाली वैरायटी होती है, जिससे हम लोग सोजी का हलवा सिवैया वगैरह बनाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ठीक है। और एक होती है हमारी ये वाली 2 = 42 वाली, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं सर, ब्रेड वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके की। बाकी ये जो आप ऑप्शन दे रहे थे, ये वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं, ये तो मक्का का ऑप्शन था, ये वाला मक्का का ऑप्शन था, ये है ही नहीं ऑप्शन में, कोई सी भी वैरायटी में नहीं है। तो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हमारा काम आसान नहीं होने वाला है। हमारा काम इतना इजी नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है। चलिए क्लियर है, आई होप यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बन जाएगा यहां से क्वेश्चन, कि नहीं बनेगा। गुणसूत्र अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी का भी गुणसूत्र आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। चल, अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया मक्का नहीं पूछना मुझे, गेहूं नहीं पूछना मुझे, पूछना है सोयाबीन, सोयाबीन, तो ये गुणसूत्र जो है ये किस पे डिपेंड है? अब बताओ जरा, सोयाबीन का गुणसूत्र पेपर में तो कई बार आ चुका है, क्या होना चाहिए आंसर जी? 2 = कितना होता है? 40 होता है, 2 = 40 होता है। तो ये जो 2 = 40 है, 2 = जो 42 है, ये कैसे डिसाइड हुआ? तो स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्टों ने इनके ऊपर रिसर्च किया तो जो इनके गुणसूत्र हैं वो हमेशा हम 2n में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं 2n में? सर 2n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सर 2n रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्लॉइड को, हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये हैप्लॉइड क्या चीज है? किसी भी जीव की कोशिकाओं का एक सेट, एक सेट, याद रखिएगा, क्या हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड या हैप्लॉइड, हैप्लॉइड किसी भी जीव, किसी भी जीव की कोशिकाओं में, किसी भी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का, गुणसूत्रों का एक सेट होता है, एक सेट होता है। लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब क्या होते हैं सर? 2n = करके लिखते हैं। और ये लैंगिक रूप का मतलब क्या हुआ? तो सर ये हुआ हमारा सेक्सुअल प्रोपोगेशन में। इसका मतलब क्या है कि नर और मादा, ये 2n में क्या रिप्रेजेंट होता है? तो सर इसमें नर की संख्या और मादा की संख्या, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल जब तक नहीं बनेंगे तब तक क्या होता है, नई संतानें पैदा नहीं होंगी। बोले सर क्या ये पौधों में होता है? तो बोले यस सर, एक पौधा नर वाला होता है, एक पौधा किसका होता है सर? नर वाला। एक पौधा क्या होता है सर? मादा वाला। और ये उनके फूलों से डिसाइड होता है कि पौधा नर है या मादा है। किससे डिसाइड होता है सर? उनके फ्लावर से डिसाइड होता है। फ्लावर में यदि नर भाग है तो वो नर
पौधा माना जाएगा। यदि उसमें मादा भाग है तो सर वो मादा पौधा माना जाएगा। और जिसमें नर और मादा दोनों हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी कहते हैं, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों हो। या उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी के नाम से भी जानते हैं कि पौधा हमारा कैसा है, द्विलिंगी है, जिसमें नर भी है और जिसमें मादा भी है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब भी कोई भी गुणसूत्र लिखा जाता है तो उसे 2n में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2n जो है सर ये हैप्लॉइड को बताता है। और हैप्लॉइड क्या है, जीवों की कोशिकाएं में गुणसूत्रों का एक सेट। और एक सेट का मतलब क्या हो रहा है सर, एक सेट का मतलब हो रहा है माता पिता दोनों, नर और मादा दोनों। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जो 2n है नर और मादा दोनों हैं, तो स्टूडेंट्स ये नर और मादा दोनों में क्या होगा, नर और मादा दोनों में क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, पेपर में आया है क्या स्टूडेंट्स। इसमें जो है ठीक है हैप्लॉइड में होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड इज अ पार्ट ऑफ ओनली एग, ओनली स्पर्म, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाएंगे बताओ, सोच समझ कर दीजिएगा जवाब, जल्दबाजी में नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, यदि स्टूडेंट्स किसी में दो, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर था, ऑप्शन सी। देखिए नर भाग होगा तो नर भाग से क्या रिलीज होता है, यदि हम जानवरों की देखें, जानवरों की बात हो रही है और इंसानों की बात हो रही है, जानवरों और इंसानों दोनों की बात यदि हम करें तो क्या होगा, तो सर नर भाग से क्या रिलीज होता है सर, स्पर्म रिलीज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु रिलीज होते हैं। और मादा भाग में क्या बनते हैं, तो सर मादा भाग में बनते हैं एग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, अंडे बनते हैं, जो क्या होते हैं, अंडे बनते हैं, जो हर मासिक धर्म के बाद में बनते हैं। ठीक है, बोलिए सर जानवरों में और इंसानों में, महिलाओं में क्या आता है सर, मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं सर, बॉडी में अंडे रिलीज होते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जानवरों में तो ये प्रोसेस हो गई, इंसानों में हो गई। पेड़ पौधों में कैसा होता है सर, पेड़ पौधों में क्या होते हैं तो सर परागकण होते हैं और वर्तिकाग्र होता है। यदि हम यही हैप्लॉइड की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स वो कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलिए कोई एक पुष्प है, जैसे एक पुष्प है, तो स्टूडेंट्स उस पुष्प में आपने देखा होगा, यदि कोई इस टाइप से यदि कोई एक पुष्प है तो स्टूडेंट्स उस पुष्प में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होते हैं क्या उस पुष्प के अंदर, ऐसे इस टाइप से। बोले यस सर बिल्कुल होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉलन ग्रेन कहते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमन कहते हैं, स्टमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं भैया, ये पुंकेसर वाला भाग है, ये पुंकेसर होते हैं। और किसी किसी पुष्प में आपने ऐसा देखा होगा एक ग्रीन कलर का बहुत सा डार्क सा इस टाइप से आपने देखा होगा, इस मोटा सा इस तरीके से भाग होता है, एक इस मोटे सा भाग होता है, स्टूडेंट्स इस तरीके से उसमें डंठल होता है इस टाइप से। और फिर इधर जो है वो पुष्प बनेंगे वो एक अलग बनेंगे, इधर पुष्प बनेंगे वो एक अलग होंगे, लेकिन ऐसा ऊपर वाला एक उठा हुआ भाग इस तरीके से जरूर देखने के लिए मिलता है। मिलता है कैसे, गूदा जैसे पुष्प के नीचे, यहाँ पर पुष्प को जैसे आप सभी पत्तियों को तोड़ने लगोगे तो इस टाइप से आपको जो एक गूदा जैसे मोटा सा भाग मिलेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल, कई बार किसी भी पुष्प को देखना, आप गेंदे को देख लो, चाहे गुड़हल को देख लो, चाहे गुलाब को देख लो। बोले हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा क्या है, तो सर इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है जी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि भैया ये वर्तिकाग्र वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जरा नाम बताओ, वर्तिकाग्र वाले भाग को किस नाम से जाना जाएगा। जी तो सर इस वाले भाग को कहा जाता है हमारा स्टिग्मा, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है सर, स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और इस वाले भाग को कहा जाता है ओवरी, वही अंडाशय जहां पर अंडे बनते हैं।
तो स्टूडेंट्स जब यहां पर कोई मधुमक्खी बैठती है या कोई कीट पतंगे बैठते हैं या हवा चलती है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहां पर येलो येलो सा पन होता है। यदि आप वो लाल वाले गुड़हल के फूल देखेंगे तो उसमें आपको जो है इस तरीके से निकलती हुई मिल जाएंगे, और उसमें जो है वो हल्का सा पीला पीला सा जो है वो पन नजर आता ऊपर सा। तो जब ये हवा में उड़कर कहां जाएंगे सर, इसमें चले जाएंगे इसके अंदर। या कोई कीट पतंगा यहां बैठा उसके पैर में आ जाएंगे, वो पैर से कहां चला जाएगा, वो यहां पर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, मान चलो गर्भ धारण कर लेंगे कुल मिला के, और फिर नए क्या करेंगे, फल तैयार कर देंगे, और फल में बीज रहेंगे, फिर नए पौधे बन जाएंगे उन बीजों से। तो इस तरीके से जो है वो पेड़ पौधे भी गर्भ धारण करते हैं, कुल मिला के नए पौधे तैयार करेंगे, बीज तैयार करेंगे। जैसे मक्का है, गेहूं है, सोयाबीन है, जितनी भी फसल हो रही है, कोई भी फसल जो आपके आसपास में हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, किस कारण से हो रही कोई भी फसल जो हो रही है, तो सर उसमें परागन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, तो सर उसमें पॉलिनेशन हो रहा है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है सर, इस क्रिया को कहा जाता है परागकण। ये परागन वाली क्रिया हो रही है, जिसमें हमें मेल पौधा भी चाहिए, ये नर पौधा है, और इसमें क्या है सर, ये मादा पौधा है, ये हमारा फीमेल पौधा है। और कई बार क्या होगा, तो सर कई बार जो है दोनों होंगे, जैसे ये नर का पौधा अलग है, ये मादा का पौधा, मादा का पुष्प अलग है। कई बार दोनों एक ही में होंगे, मतलब एक ही पुष्प के अंदर नर भी मिल जाएंगे और एक ही पुष्प के अंदर क्या मिल जाएंगे, मादा भी मिल जाएंगे। तो क्या होगा, हवा चलेगी तो ये यहीं की यहीं चला जाएगा इसके अंदर, तो भी गर्भ धारण कर लेगा मान के चलो। और नहीं तो यहां पर मधुमक्खी बैठेगी, तितलियां बैठेंगी, भंवरे बैठेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा सर, उसके माध्यम से यहां चला जाएगा। तो जिसमें नर और मादा अलग अलग होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। जिसमें एक एक हो, नर अलग हो और मादा अलग हो, ये दोनों को क्या कहेंगे, एक एक को यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और जब ये दोनों एक ही के अंदर हो, नर और मादा दोनों जब एक ही में हो जाए, कि इसमें नर भी मिल जाए, नर और मादा जब दोनों एक ही में मिल जाए, उसे क्या कहेंगे सर, उसे हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल। उसे हम लोग बायसेक्सुअल कहेंगे। उसे हम लोग उभयलिंगी के नाम से जानेंगे कि भैया ये उभयलिंगी है, या ये क्या है सर, ये द्विलिंगी है, जिसमें नर भी है और मादा भी है। तो जिसमें दोनों हैं, उन गुणों को बताने के लिए हैप्लॉइड का यूज किया जाता है, जिसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी गुणसूत्र आप पढ़ेंगे पूरी एग्रीकल्चर के अंदर, जब भी पढ़ेंगे तो आपको 2n इक्वल टू करके ही लिखवाया जाता है। वो 2n इक्वल टू नर और मादा दोनों को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप फसलों की बात कर लो, चाहे आप यहां पर एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लो, क्योंकि यहां पर ये पशुपालन का भी एक टॉपिक है हैप्लॉइड वाला, क्योंकि जानवरों में भी 2n इक्वल टू करके लिखोगे आप। चाहे बायोलॉजी की बात कर लो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की, जिसमें आप लोग जो है इंसानों के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी, पेड़ पौधे दोनों को तीनों को कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर वाली। तो ये आपके तीनों जगह का टॉपिक है। कई बार पेपर में इसी कारण से आया है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है, कभी क्रॉप में आ जाएगा, कभी बायोलॉजी में आ जाएगा, कभी एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। तो आई होप आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा, आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, बन जाएगा ये टॉपिक आप लोगों से। आज की क्लास में हमने आपको, ठीक है, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, क्लोन के बारे में बता दिए, ठीक है, इसके साथ में हमने आपको हैप्लॉइड भी बता दिए। तो बहुत ही बढ़िया पेपर में आने वाले टॉपिक कवर कराए हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।